साथियों प्रणाम। मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। जैसा कि 3 महीने से चुनाव का माहौल चल रहा था और इंतजार था सबको 4 जून का। यह 4 जून का सूरज एक नया अध्याय लेकर के निकला है और एक नया इतिहास लिखेगा। इसी में मैं आज आपसे बात कराने वाला हूं। हमारे साथ समाजशास्त्री डॉक्टर बालेश्वर विक्रम, जो वर्तमान राजनीतिक दशा पर विश्लेषण करते हैं। इनसे ही आज हम जानेंगे कि आज जो ये भारत की जनता और खास करके यूपी की जनता ने जो जनादेश दिया है, इस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले मैं जनता की आवाज़ 007 के दर्शकों और उनके पसंद करने वाले लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, यह जनादेश लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की विजय का जनादेश है। और जब हम कहते हैं कि प्रजातंत्र का विजय दिवस है आज, इसका अर्थ किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का के विजय की बात नहीं करते। और हम इस जनादेश को जनता की एक लोकतांत्रिक ताकत के रूप में देखते हैं कि जब कोई सत्ताधारी दल या सत्ताधारी व्यक्ति अपने मद में चूर हो जाए, अहंकारी हो जाए, मनमानेपन पे उतर जाए, जनता का ख्याल ना करे, महंगाई थोपने के लिए अपने को जिम्मेदार न माने, बेरोजगारी के सवाल पर चिंता न करे, तो जनता उसका माकूल जवाब देती है। और यह जो चुनाव का पर्व है, इसीलिए आता है कि जनता उसके अपने मताधिकार का उपयोग करके उन सत्ताधारी जो मदांध लोग हैं, उनको एक सही और माकूल जवाब दे सके। जैसा कि देखा आपने कि पिछली बार यही उत्तर प्रदेश जो है, गठबंधन पिछली बार भी हुआ था, गठबंधन इस बार भी हुआ है। पिछली बार जो गठबंधन था वो इतना मजबूत गठबंधन दिखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी और उसे लगभग 40 से 45 सीटों पर जाते हुए रोक देगी। लेकिन सपा और बसपा, ये दोनों, और उसके साथ आरएलडी भी था, ये तीनों के गठबंधन होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री को 62 सीट दिए, जिससे फिर से प्रधानमंत्री चुन करके और एक बार अपनी सत्ता का बिगुल बजाया। लेकिन इस बार जो है एक कमजोर पार्टी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में जिसका अस्तित्व लोग नहीं कहते हैं, वो पार्टी कांग्रेस, और जिसके पास वोटर मात्र 2 से 3%। और फिर आप देख सकते हैं कि सपा, जिसके वोटर जो हैं मात्र 28 से 29%। ये दोनों अगर मिल भी जाए तो कुल 30% बनते हैं। इन दोनों के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के जो रथ है, जो हिंदी बेल्ट का रथ है, उसे रोक दिया और मात्र 35 से 36 सीट पर उन्हें ला करके खड़ा कर दिया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप देखें तो पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें 2014 का जो जनादेश है, वास्तव में एक ऐसा दल जो यूपीए शासन कर रहा था, उस दौरान 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी, भ्रष्टाचार का एक आलम था उसका। और खासकर आप देखें तो अन्ना आंदोलन का भरपूर लाभ नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व ने लिया। नारा दिया, अच्छे दिनों का अच्छे दिन आएंगे। फिर वो जनता का सेवक बन के 5 साल सेवा किए, उसमें एक उदारता था, एक सेवा का भाव भी 5 साल दिखाई दिया। फिर 2019 के चुनाव में भी जनता ने उन्हें पुनः वापस लाने की इसलिए मैंडेट दिया कि यूपी में 62 सीटें दी। उसका कारण ये है कि उस समय यूपीए की गठबंधन विपक्ष के रूप में लड़ रही थी और कांग्रेस, सपा या अन्य दल जो थे, जिस तरीके से आज की तारीख में इंडी अलायंस लड़ी है, उस संकल्प के साथ उस तरीके का मन बना करके पिछली बार नहीं लड़े थे। तो पिछली बार 19 में फिर से उन्हें जनादेश मिल गया, 300 के पार बीजेपी को ही सीट मिल गई। लेकिन इन 10 सालों के दौरान, इन 5 सालों में आप देखें तो
बतौर प्रधानमंत्री देश के सेवक के रूप में मोदी का जो मन और मिजाज है वह कम मन लगा देश के जनता के प्रति। वह अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने वाले एक नेता के रूप में उभर के आए कि हमसे तो जो बाइडेन बतियाते, हमसे तो पुतिन बतियाते, हमसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता जो है हमारी जी हुजूरी करते। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक नेता तो बन गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की जो छवि उन्हें होनी चाहिए थी, जनता के सेवक की बनी रहनी चाहिए थी, उसमें छवि में एक तरीके से कमतरी आई। और कमतरी नहीं, एक तरीके से जनता का असंतोष उन्हें इस चुनाव परिणाम में झेलना पड़ा। दूसरे आप देखें तो यह जो 24 का जनादेश है, यह पूरी तरीके से किसी एक दल को नहीं मिला। कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वह बीजेपी कही जा सकती है। उसको कायदे से देखा जाए तो बहुमत तो उसको मिला नहीं, 240 सीट के आसपास है, तो इनका एक नैतिक हार है। फिर भी अगर राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं तो एनडीए की सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। यह जो गठबंधन की राजनीति है वो अपने आप में ही दुविधापूर्ण और अस्पष्ट राजनीति होती है। उसमें किसी का जनादेश नहीं पता चलता। किसी भी कैंडिडेट को आप कह दीजिए कि यह उसका अपना निजी दल का वोट है, किसी व्यक्ति के प्रभाव का वोट है, ऐसा नहीं होता। उसमें सारे दलों की एक भूमिका होती है गठबंधन की राजनीति। तो यह गठबंधन की राजनीति चलेगी। इसमें इंडी अलायंस भी सरकार बनाने की कोशिश करेगी और एनडीए भी अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। तो ऐसा जनादेश आप देखें तो प्रजातांत्रिक जनादेश होता है, इसमें यह बताने की कोशिश जनता करती है कि भाई आप ही सब कुछ नहीं है। वास्तव में जनता ही लोकतंत्र की राजा होती है। सर, जैसा कि आप 2 बार से देख रहे हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती को फुल मैंडेट दिया, दूसरी बार अखिलेश को फुल मैंडेट दिया और तीसरी बार योगी जी को फुल मैंडेट दे दिया। और तो और सेकंड जो है योगी जी को फुल मैंडेट देने के बाद लोकतंत्र का व्यवस्था तो ये होना चाहिए, जैसे कि लोकतंत्र कैसे बना हुआ है कि अपने ही देश के कुछ लोग जो हैं वो मिल करके एक प्रणाली व्यवस्था बनाते हैं कि कैसे हमारे देश की व्यवस्था चलेगी। उसी को लेकर के जब यहाँ पर गठबंधन की सरकार किसी की बनती है तो वो उसके दिमाग में रहता है कि हर तरह के लोगों की बात सुन करके और समाज में जो सही बात है उसको रखा जाएगा। लेकिन जब किसी एक पक्ष की सरकार बन जाती है तो वो इस बात को भूल जाता है कि मुझे किसी और की बात माननी है या सुननी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राज्य में हो और चाहे केंद्र में हो, हमेशा गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। इस पर आप क्या रोशनी डालते हैं? कायदे से देखा जाए तो गठबंधन की राजनीति हमारे देश के राजनीति का एक स्वभाव बन गया है। हाँ। सन 80 के बाद से ही आप देखें तो यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार भी गठबंधन की सरकार थी। फिर आप देखें तो वीपी सिंह की सरकार भी जो है जनता दल यूनाइटेड में गठबंधन की सरकार थी। यूपीए सरकार जिसको हम सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार करते हैं वह भी गठबंधन की सरकार थी। फिर बाद में जो एनडीए की सरकार जिसको अटल जी चला रहे थे वह भी गठबंधन की सरकार थी। पूर्ण 5 साल चला सर। यह सरकारें चली हैं। हाँ। नरसिंह राव जैसे लोग भी कांग्रेस के जो की सरकार चला रहे थे वह भी बीजेपी के सहारे ही सरकार चला रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही के सहारे सरकार चला रहे थे। आप देखें तो इधर 20-10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार का एक नारा दे करके बीजेपी ने सरकार बनाया, लेकिन गठबंधन को नहीं तोड़ा। एनडीए उनका जो गठबंधन था वो यथावत बना रहा। तो उनको मालूम था कि जब हम सरकार बनाते हैं
तो पहले भी बना चुके हैं, अटल जी के समय में भी तो सारे घटक दलों के लोगों को लेकर के मंत्री बना करके सरकार बनाते, और उन्हें ये आज भी पता है कि एनडीए तोड़ देने से जो तीसरी बार हमें आने का मौका मिला है वो नहीं मिलता, क्योंकि बीजेपी देखा जाए तो वो जनादेश में तो है नहीं, 272 की संख्या पर तो है नहीं। उनको पहले से ये मालूम था। कुछ लोग मान के चलते हैं, देखिए ये देश को तो कारपोरेट चलाता है, औद्योगिक घराने चलाते हैं। यह दक्षिणपंथियों का देश भी नहीं कि राम के नाम पर आज की तारीख में लोग वोट ले रहे। अच्छा, यह वामपंथियों का भी देश नहीं है। कुल मिलाकर के यह देश पूंजीवादियों का भी नहीं है, दामपंथियों का देश जरूर है, कि माने वसूली करो। दामपंथी का मतलब कि हर काम का एक मूल्य होता है, तो हर सेवा का भी एक मूल्य होता है। हर लोग आते हैं, पहले भ्रष्टाचारी आते थे और सरकार को लूट करके, खजाना लूट करके चले जाते थे, और आज ये सेवा के नाम पर आते हैं। ये लोग भी अपना घर परिवार ठेकेदारों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ठेकेदारी करके, कमीशन खोरी करके अपना घर परिवार चलाते ही। घर परिवार क्या पुस्तों को ही भर रहे हैं, आज भी तरीके बदल रहे हैं। तो यह जो सरकारें चलती हैं, ये हम तो भाई एक मार्क्सवादी भाषा में लोग कहते हैं कि पूंजीवादियों की सरकार है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कारपोरेट्स की सरकार पूंजीवादियों की ही है, लेकिन हम सीधे सीधे जानते हैं कि यह जो व्यवहारिक जीवन में ये वामपंथी भी नहीं, वामपंथियों की जो भाषा है पूंजीवादी, वह नहीं है। ये पूरी तरीके से दामपंथी लोग हैं, और दक्षिणपंथी भी नहीं, हिंदूवादी भी नहीं है। यह केवल दामपंथी है कि इनको काम और दाम से मतलब बस। तो ऐसे लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, जनता के बारे में क्या सोचेंगे? ये उत्तर प्रदेश में जो इन्हें मात्र 35 सीट मिला है, इस पर आप का क्या कहना है? जहां लोग ये कहते थे कि हमको 80 की 80 सीट इस बार उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। ये तो अति आत्मविश्वास का नारा था, जैसे 400 पार, अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश में हम सुपड़ा साफ कर देंगे, 80 की 80 सीटें ले जाएंगे। ये सब अति अहंकार का नारा है, और नारा भी तब आता है जब आप जनता के मतों के बल को इनकार करके सोचते हैं कि हमारा आत्मबल। आप 19 में आए, जनता के जनादेश से आए, 14 में आए तो जनता के जनादेश है। तो जनता का जो मन है, उस मन को नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि जनता ने हमें ताकत दिया है तो हमें ही सब कुछ, महाबली है। तो महाबली बनने से और 400 पार का नारा दे देने से 80 का 80 हम ले जाएंगे, ये जो है अति आत्मविश्वास के नारे रहे, जिसको जनता को अपनी ताकत से झूठा साबित करेंगे। ये जो आज उत्तर प्रदेश में इनकी हार दिख रही है, हार का कारण यही है कि इन्होंने जनता का मन नहीं पढ़ा, जनता की जरूरतों पर इन्होंने काम नहीं किया। जनता के असंतोष, जनता में व्यापक रूप से असंतोष प्राप्त था, खासकर कर्मचारी तंत्र, अधिकारी तंत्र इनके रवैये, इनके व्यवहार से बहुत संतुष्ट रहा। और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इस बात की एक तरीके से लहर चल रही थी, आंतरिक रूप से लहर चल रही थी, जिसको सत्ताधारियों ने, खासकर बीजेपी के लोगों ने, को जानकारी तो थी ही, लेकिन इसको वो बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। क्योंकि वो है जो आदमी, जो लोग यह मान के चलते हैं कि नहीं, जो कुछ है हम ही हैं, जनता तो हमें राम के नाम पर वोट दे देगी, हमने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, वो अति आत्मविश्वास की वजह से धराशायी होने का एक कारण बना। उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का फैक्टर था वो नहीं चला सर। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधायक और सांसद थे, उन्होंने एक अब नारा ये देना शुरू कर दिया था कि आप मुझे 400 पार दें, हम संविधान बदल देंगे। आप फैजाबाद के लल्लू को ही देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि हमको आप 400 पार देंगे, हम
संविधान बदल देंगे, आज है कि वो अपना चुनाव तक हार चुके हैं। ये तो बात सच साबित हो गई कि राम के नाम पर नहीं, अब काम पर वोट मिलेगा। काम के नाम पर वोट मिलेगा, राम के नाम पर लोग, जनता जान गई कि यह काम था, बीजेपी को कराना था, क्योंकि वो सत्ताधारी दल थी। बीजेपी का नारा था कि हम मंदिर वही बनाएंगे, तो अयोध्या में मंदिर बना, वो भी एक कानूनी प्रोसेस से बना, कोर्ट ने उसका आदेश दिया। लेकिन सचमुच यह देखा जाए तो पहले चरण के और दूसरे चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को, मोदी जी को एहसास हो गया था कि वो लोग हार रहे हैं। इसके बाद उन्होंने नारा दिया हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, और खासकर मुस्लिम को टारगेट किया। मोदी के प्रधानमंत्री होने की जो भाषा होनी चाहिए थी, वह देश का मुस्लिम थोड़ी है। देश का मुस्लिम सौहार्द के साथ, देश के विकास के साथ लगा हुआ है। आज स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ने वालों का इतिहास देखा जाए तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, अशफाकुल्लाह का नाम। और हमारे यहाँ गाजीपुर का सबसे बड़ा रौनक मीर अब्दुल हमीद, इन सारे लोगों को आप कहते हैं कि ये लोग देश के सत्ता की भाषा देखिए, बीजेपी की भाषा देखिए, एक प्रधानमंत्री की भाषा देखिए कि सारा पैसा उठा करके सारा जो है कांग्रेस के लोग आएंगे सत्ता में तो बीजेपी को दे देंगे, सारा आरक्षण जो है मुसलमानों को दे देंगे, अब सारा जो है लाभ, सारा जो है संपदा, सारे देश की संपदा, सारा संपत्ति जो है मुसलमानों। ये कोई प्रधानमंत्री की और समझदार लोगों की भाषा थोड़ी है। इससे क्या हिंदू एकजुट हो जाएगा? यह हिंदू वर्गों में विभाजित है। हिंदू का मतलब, हिंदू वोट बैंक नहीं होता। हिंदू का मतलब पिछड़ा है, हिंदू का मतलब दलित है, हिंदू का मतलब गरीब है, पिछड़ा है। वो सारे लोग अपने लाभ के लिए भी सोचते हैं, वो स्वार्थी नहीं है, तो देशभक्त है। श्रमिक क्या है? श्रम करता है, मजदूरी चाहता है। अगर उसको शाम को मजदूरी नहीं मिलेगा तो मालिक से कहेगा, अगर मालिक नहीं देगा तो व्यवस्था को दोष देगा। अब जानता है कि यह मालिक अगर किसी की सह पर काम कर रहा है, कोई ठेकेदार अपने मजदूर को मजदूरी न दे और उसको मालूम हो जाए कि नहीं यह सत्ता के सह पर ऐसा हमारा शोषण कर रहा है, तो उस सत्ता को वापस नहीं लाएगा, उसको मौका मिलेगा तो उसको हरा देंगे। यही कारण हुआ कि जनता ने इन्हें 10 साल देखा, और जैसे कि हमने ठेठ भाषा में सुना है कि दशा 10 साल और चाल 40 बरस। 10 साल में ही इनकी दशा देख ली गई। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये बीजेपी की हार है, प्रधानमंत्री की हार है, किसकी हार है? देखिए, अगर बीजेपी बतौर पार्टी 272 की संख्या पर नहीं पहुंची है, बीजेपी की नैतिक हार है। अगर 250 से भी कम की संख्या पर है तो मोदी जी की नैतिक हार है। और एनडीए जिसका नारा था कि 400 पार, अगर वह 300 पार भी नहीं की है तो एनडीए गठबंधन की भी नैतिक हार है। यह देखा जाए तो कायदे से मोदी मीडिया की भी हार, मोदी मीडिया की भी हार है। मोदी मीडिया की हार है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट या खासकर मीडिया मैनेजमेंट की भी हार है। इस देश को, देश के खास करके मतदाताओं के मन को बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। उन लोगों ने पूरी की पूरी मीडिया के जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, मीडिया हाउस हैं, वो सब मिल करके, बहुत सारे तो एंकर लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह से बोलते हैं, बीजेपी के लघुआ भगुआ और उनके जो है नौकर जैसी भाषा बोलते हैं। माने बीजेपी की प्रवक्ता की भाषा पत्रकार अगर बोलने लगे तो इस देश के लोकतंत्र का क्या हुआ? ये पत्रकारों की भाषा तटस्थ होनी चाहिए, एक निरपेक्ष भाषा होनी चाहिए।
कहीं से ये नहीं लगे कि किसी के पक्ष में वो बोल रहा है पत्रकार। आज आप देखें तो एग्जिट पोल के फेल होने पर सारे पत्रकार सिर तो नहीं झुका सकते, क्योंकि उनका जवाब सवाल करने का एक पेशा ही है। लेकिन आप देखें तो एग्जिट पोल का फेल होने का मतलब कि मोदी मीडिया का फेल होना है। भाई लाखों लोगों का आप सर्वे करते हैं और सर्वे के बाद बता रहे हैं कि नहीं ये तो लोग यहाँ से हार रहे हैं, बिहार से सब हार रहे हैं, सारा इंडिया अलायंस को इतना सीट है, बीजेपी जो है 4 से 1 पर चली गई। इस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट इसके पक्ष में हो रहा है। ये जनता है, लोकतंत्र है, ऐसे पत्रकारिता करेंगे देश का भला नहीं करेंगे, अपना भला भले करें। क्या होना चाहिए एक पत्रकार को अपना भला सोचने के लिए? ऐसा पत्रकार तो भाई अच्छा है कि पत्रकारिता ना करे, दुकानदार हो जाए। पत्रकार क्यों है, वो दुकानदार हो जाए। भाई रोज सौदा बेचे और उस पर 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 200, 2000। दुकानदारी और पत्रकारिता में अंतर है। पत्रकार तटस्थ भाव से किसी विषय पर बातचीत करता है, विषय पर उस मिशन के साथ काम करता है। पत्रकार का काम है पक्ष और विपक्ष के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना। यह खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे के पूरे लोकतांत्रिक माहौल को, खासकर मतदाताओं के मन को बनाने का काम किया। आप देख लें 14 में तो मोदी आए, मोदी को कौन सा राजनीतिक ज्ञान था, लेकिन मीडिया हाउस उनको प्रोजेक्ट की, जमीन से अर्श से फर्श से अर्श पे चले गए। मोदी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया बीजेपी ने और वो पूरी ऊंचाई पे चले गए। ये मीडिया बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी शक्तिशाली माध्यम है, लेकिन इसका दुरुपयोग राजनीतिक रूप से किया गया। और दुरुपयोग इसलिए कह रहे हैं कि यह निष्पक्ष प्रयोग नहीं था। जब निष्पक्ष नहीं होगा तो किसी के पक्ष में होगा तो दुरुपयोग कहलाएगा। तो मीडिया का ये भूमिका नहीं है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि 15 साल तो नेहरू ने शासन किया, लेकिन 10 साल के शासन के बाद इसी देश में इंदिरा जी ने अपने तानाशाहीपन की वजह से इमरजेंसी लगाया और इसी इमरजेंसी की कोख से निकले हुए ये सारे लोग हैं जिनको हम मोदी कहते हैं, जिनको हम विपक्ष में बैठे हुए नीतीश कुमार कहते हैं। इसी इमरजेंसी से निकले हुए लालू जी हैं, मुलायम, बहुत सारे नेता निकले तो इंदिरा के इमरजेंसी का विरोध किया। उसमें रामनाथ गोयनका जैसे बड़े पत्रकार और मीडिया हाउस हुआ करते थे, इंडियन एक्सप्रेस हुआ करती थी, जिन्होंने भारत की पत्रकारिता को एक ऊंचाई दिया। प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार, उस समय तो प्रिंट मीडिया काम करती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर केवल दूरदर्शन था, वो भी सरकारी मीडिया कहलाती थी। और आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। तो रामनाथ गोयनका का एक बड़ा इतिहास है भारतीय पत्रकारिता जीवन में। प्रभाष जोशी का हिंदी पत्रकारिता में बड़ा इतिहास है, बड़े नाम है। इन लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया और सत्ताधारी जो तानाशाही मन था, इंदिरा को परास्त करने में राजनारायण की भूमिका इसलिए प्रबल हुई कि मीडिया ने उनका साथ दिया, जनता पार्टी का साथ दिया मीडिया ने। तो मीडिया का एक निष्पक्ष भूमिका होती है, मीडिया को निष्पक्ष भूमिका में रहना ही चाहिए, न कि पार्टी का प्रवक्ता बन जाए। बहुत सी बातें हुई और सर ने बताया कि कैसे जनादेश होना चाहिए और मीडिया को भी कैसा होना चाहिए। और अभी तो न एनडीए को पूर्ण बहुमत आई और न इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत आई। कैसे ये सरकार बनाएंगे और कैसे देश चलाएंगे, अब जब ये इनकी सरकार बन जाती है फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।